1530 ईस्वी में बाबर के मरने के बाद हुमायूं तख्त नशीन हुआ। हुमायूं ने बाप की वसीयत के मुताबिक तख्त पर बैठते ही सारे मुल्क को अपने भाइयों और करीबी रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया। हुमायूं ने तख्त पर बैठते ही काबुल और कंधार अपने भाई मिर्जा कामरान को दे दिया और संभल के इलाके की हुकूमत अपने दूसरे भाई मिर्जा अस्करी को दे दी और मेवात के तमाम इलाके अपने तीसरे भाई मिर्जा हिंदाल को दे दिए। हुकूमत की इस तकसीम के बाद बाबर की वसी हुकूमत का एक बड़ा हिस्सा हुमायूं के कब्जे से निकल गया और हुमायूं के पास एक छोटे से इलाके की हुकूमत रह गई। हुमायूं की इन नवाजिशों और वसी नजरी के बावजूद हुमायूं का भाई मिर्जा कामरान, जिसके दिल में मुद्दत से हिंदुस्तान पर बादशाही करने का जज्बा परवरिश पा रहा था, उसने पंजाब पर हमला करके पंजाब को भी अपने कब्जे में कर लिया। हुमायूं ने मिर्जा कामरान को सजा देने के बजाय पंजाब के अलावा कई और इलाके उसको अता कर दिए। यह हुमायूं की सबसे बड़ी सियासी गलती थी, जिसकी सजा उसको बाद में भुगतना भी पड़ी। मुगलिया सल्तनत को अपने भाइयों में तकसीम करने के बाद हुमायूं जदीद फतुहात की जानब मुतवज्जे हुआ। उसने 1531 ईस्वी में कालिंजर के किले का मुहासरा कर लिया। हाकमे कालिंजर ने मुहासरे से तंग आकर अतात कबूल कर ली। इसी जमाने में हुमायूं को यह खबर मिली कि महमूद लोदी ने अफगानों को अपने साथ मिलाकर जौनपुर पर कब्जा कर लिया है। हुमायूं कालिंजर के राजा से सुलह करने के बाद जौनपुर की तरफ बढ़ा और अफगानों पर हमला करके इनको शिकस्त दी और जौनपुर पर फिर कब्जा कर लिया। जौनपुर पर कब्जा करने के बाद हुमायूं किला चुन्नार की तरफ मुतवज्जे हुआ, जो शेर शाह सूरी के कब्जे में था। हुमायूं ने शेर शाह से मुतालबा किया कि किला फौरन उसके हवाले कर दिया जाए, लेकिन शेर शाह सूरी ने इनकार कर दिया। शेर शाह सूरी के इनकार करने के बाद हुमायूं की फौजों ने किला चुनार पर चढ़ाई कर दी, मगर इस शर्त पर सुलह हो गई कि शेर शाह सूरी अतात कबूल कर लेगा, लेकिन किला उसी के पास रहेगा और शेर शाह सूरी का बेटा कुतुब खान हमेशा बादशाह की खिदमत में रहेगा। इस मुहिम से फारग होने के बाद हुमायूं आगे बढ़कर बिहार और बंगाल में अफगानों का मुकम्मल खात्मा कर देना चाहता था, लेकिन इसी दौरान उसको खबर मिली कि मोहम्मद जमान मिर्जा, सुल्तान मिर्जा और रफ़ी मिर्जा ने भोजपुर में बगावत बर्पा कर दी है। हुमायूं ने एक लश्कर भेजकर इनकी सरकोबी की और सुल्तान मिर्जा और रफ़ी मिर्जा की आंखें निकलवाकर इनको अंधा कर दिया और मोहम्मद जमान मिर्जा को बयाना के किले में कैद करवा दिया। मगर जमान मिर्जा किसी तरह कैद से निकलकर गुजरात के बादशाह बहादुर शाह के पास चला गया। हुमायूं को यह मालूम था कि गुजरात में मुगलों के खिलाफ जबरदस्त जंगी तैयारियां हो रही हैं, लेकिन वो गुजरात से पहले बंगाल और बिहार के पठानों की सरकोबी करना चाहता था। चनाचे हुमायूं बंगाल और बिहार की तस्खीर के लिए रवाना हो गया, लेकिन अभी वो कालपी में ही था कि इससे इत्तला मिली कि गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने हमला करके चित्तौड़गढ़ का मुहासरा कर लिया है और साथ ही हुमायूं को यह खबर मिली कि मोहम्मद जमान मिर्जा भी बहादुर शाह के साथ मिल गया है। इस इत्तला के मिलते ही हुमायूं ने बंगाल के बाद बिहार की मुहिम को भी मुलतवी कर दिया और गुजरात पर हमले की गरज से आगरा वापस आ गया। आगरा वापस आने के बाद सबसे पहले तो हुमायूं ने बहादुर शाह वाली गुजरात से मुतालबा किया कि जमान मिर्जा जो हमारी हुकूमत का बागी है, या तो इसे हमारे हवाले कर दिया जाए या इसको अपनी हुकूमत से निकाल दिया जाए। लेकिन बहादुर शाह जो मुगलिया हुकूमत को फतह करने का इरादा रखता था, वो हुमायूं से किसी तरह भी दबने वाला नहीं था। लिहाजा उसने जमान मिर्जा के मामले में हुमायूं को कोरा जवाब दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों हुकूमतों में कशीदगी और ज्यादा बढ़ गई और दोनों तरफ जंग की तैयारियां शुरू हो गईं। बहादुर शाह किसी तरह भी हुमायूं के मुकाबले में कमजोर नहीं था। उसने रफ्ता रफ्ता गुजरात की हुकूमत को बहुत ज्यादा वसी और मजबूत बना लिया था। बहादुर शाह ने मालवा की सल्तनत पर भी कब्जा कर लिया था। इसके अलावा लोदी खानदान के वो तमाम शहजादे और उमारा भी उसके साथ मिल गए थे, जो बाबर से शिकस्त खाने के बाद मुगलिया हुकूमत से इंतकाम लेना चाहते थे। इस पर मजीद ये कि बहादुर शाह के पास एक बहुत बड़ा तोपखाना था। इस तोपखाने को कुस्तुनतुनिया के एक उस्मानी तुर्क रूमी खान ने मुरतब किया था और इसमें 300 तुर्की
और 80 पुर्तगेजी और फ्रांसीसी गोला अंदाज मुलाजिम थे। बहादुर शाह को यह लगता था कि इस तोप खाने के जरिए वो दुनिया की बड़ी से बड़ी हुकूमत को फतह कर सकता है। गरज ये कि बहादुर शाह के हौसले बेहद बड़े हुए थे और यह हकीकत भी है कि वो किसी तरह भी दौलत और ताकत में हुमायूं से कम नहीं था। बहादुर शाह ने हुमायूं से जंग शुरू करने से पहले यह जंगी चाल चली कि अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा तो उसने हुमायूं से जंग करने के लिए महफूज रखा और फौज के दूसरे हिस्से को अलाउद्दीन के हवाले किया और कालिंजर पर हमले के लिए भेज दिया, और फौज के तीसरे हिस्से को बुरहानुल मुल्क की सरकर्दगी में पंजाब पर हमले के लिए भेज दिया। बहादुर शाह ने यह तरीकाकार इसलिए इख्तियार किया था कि एक ही वक्त में कई मोर्चों पर जंग छिड़ जाने से हुमायूं बुखला जाएगा। लेकिन बहादुर शाह की बदकिस्मती कि फौज की तकसीम इसके लिए बजाय मुफीद होने के कमजोरी का सबब बन गई। बहादुर शाह इन अहम तैयारियों के बाद हुकूमत मुगलिया को फतह करने के लिए खुद दिल्ली की जानब आगे बढ़ा। इधर तातार खान ने बयाना पर हमला करके बयाना को भी फतह कर लिया। हुमायूं ने जब ये हालात देखे तो उसने भी मिर्जा अस्करी, मिर्जा हिंदाल और नासिर मिर्जा को 18,000 सिपाह देकर बहादुर शाह की इस फौज के मुकाबले के लिए भेजा जो दिल्ली की जानब आगे बढ़ रही थी। हुमायूं ये जानता था कि अगर दिल्ली पर हमला करने वाली असल फौज को शिकस्त दे दी गई तो बाकी 2 फौजें खुद ब खुद मुंतशिर हो जाएंगी। जब हुमायूं और बहादुर शाह के लश्कर आमने सामने हुए तो बहादुर शाह की सिपाहियों पर मुगल फौज का कुछ ऐसा रोब तारी हुआ कि वो बगैर लड़े ही भागना शुरू हो गए। लिहाजा मुगलों ने आगे बढ़कर बयाना और उसके आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया। बहादुर शाह की वो फौजें जो पंजाब और कालिंजर पर हमले के लिए भेजी गई थीं, वो भी मुंतशिर हो गईं। लेकिन बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ का मुहासरा किए हुए था। मुगल फौज के पहुंचने से पहले ही बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ को फतह कर लिया, लेकिन इसे फौरन ही मुगल फौज से लड़ने के लिए तैयारियां करनी पड़ी क्योंकि मुगल फौज मालवा में दाखिल हो चुकी थी। बहादुर शाह ने इस मर्तबा अपने तोप खाने के अफसर रूमी खान के मशवरे से यह तय किया कि मुगल फौज का मुकाबला शमशीर जन और तीरंदाज सिपाहियों से करने के बजाय सिर्फ तोप खाने से किया जाए और गोलाबारी से मुगल फौज के परहच्चे उड़ा दिए जाएं। लेकिन बहादुर शाह की बदकिस्मती कि जब मुकाबला शुरू हुआ तो यह सारा तोपखाना बेकार साबित हुआ। गरज यह कि इस मर्तबा भी बहादुर शाह को शिकस्त खानी पड़ी और उसको मांडू की तरफ भागना पड़ा। हुमायूं का लश्कर बहादुर शाह का ताकुब करते हुए मांडू पहुंच गया तो बहादुर शाह वहां से भागकर चंपानेर की तरफ फरार हो गया। बहादुर शाह के तोप खाने का अफसर रूमी खान भी फरार होकर हुमायूं के पास चला आया और हुमायूं की मुलाजमत इख्तियार कर ली। मुगल फौज फतह और कामरानी के साथ मांडू से गुजरात की तरफ रवाना हुई तो बहादुर शाह चंपानेर में आग लगाने के बाद कंभात की तरफ भाग गया। चंपानेर पर कब्जा करने के बाद भी मुगलों ने बहादुर शाह का ताकुब जारी रखा, यहां तक कि बहादुर शाह को कंभात से भी भागना पड़ा। गरज यह कि बहादुर शाह की इस शिकस्त और फरार के बाद मांडू और गुजरात पर मुगलों का कब्जा हो गया। गुजरात की मुहिम से फारग होने के बाद हुमायूं को चाहिए था कि वो सीधा दारुल सल्तनत जाता, क्योंकि इसके वहां ना होने की वजह से नए नए फितने खड़े होना शुरू हो गए थे। लेकिन हुमायूं कंभात से लौटने के बाद किला चंपानेर में ठहर गया और यहां इत्तेफाक से इस किले से बहादुर शाह का एक बहुत बड़ा खजाना हुमायूं के हाथ लग गया। यह खजाना हुमायूं के हाथ लगने के बाद हुमायूं और उसके साथी ऐश परस्ती में ऐसे मदहोश हुए कि ना तो उनको दारुल सल्तनत की खबर रही और ना ही उन्होंने गुजरात के इंतजाम की तरफ तवज्जो दी, जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल और दुश्वारी के साथ बहादुर शाह जैसे मजबूत बादशाह से छीना था। बहादुर शाह ने मुगलों की ये लापरवाही और बद इंतजामी देखी तो उसने अमादुल मुल्क को गुजरात की तहसील वसूल करने के लिए मुकर्रर किया और इसे इख्तियार दिया कि वो जिस तरह चाहे गुजरात का इंतजाम करे। चनाचे अमादुल मुल्क जब अहमदाबाद की तरफ रवाना हुआ तो उसने रास्ते में लोगों को इनामात से नवाजना शुरू कर दिया। अपने खास आदमियों को उसने जागीरें देना शुरू कर दी और अपनी इस फ्याजी
और दरिया दिली से उसने गुजरात के बाशिंदों को फिर बहादुर शाह का अताशियार बना लिया। अमादुल मुल्क ने मुख्तसर सी मुद्दत में किस कदर हर दिल अजीजी हासिल कर ली, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वो अहमदाबाद पहुंचा तो इसके पास सूरत और काठियावाड़ के जमींदारों के अलावा 30,000 फौज जमा हो गई थी। मजीद ये कि जोनागढ़ का हाकम मुजाहिद खान भी 10,000 की फौज के साथ अमादुल मुल्क से आन मिला था। हुमायूं को जब मालूम हुआ कि वो तो ऐश परस्ती में मुब्तला है और गुजरात हाथ से निकला जा रहा है, तो वो लश्कर लेकर अहमदाबाद आया और अमादुल मुल्क भी मुकाबले पर सफ आरा हो गया। इस जंग में पहले तो मुगलों को शिकस्त हुई, लेकिन मुगलों ने संभल कर जब दोबारा हमला किया तो अमादुल मुल्क के 50,000 के लश्कर में हलचल बर्पा हो गई। अमादुल मुल्क फरार हो गया और गुजरातियों को शिकस्त हुई। इसके बाद हुमायूं ने गुजरात को अपने भाई मिर्जा अस्करी और चंद दूसरे उमराए सल्तनत की निगरानी में दे दिया और खुद मालवा की जानब रवाना हो गया, ताकि मालवा में बैठकर वो बागियों की सरकोबी भी करे और गुजरात से भी करीब रहे। हुमायूं के दारुल सल्तनत से दूर रहने का नतीजा ये हुआ कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जा बजा बगावतें खड़ी हो गईं। बिहार में अफगानों ने बुरी तरह फितना बर्पा कर दिया। मोहम्मद सुल्तान मिर्जा ने अपने बेटे अलऊ खान और शाह मिर्जा की मदद से कन्नौज से लेकर जौनपुर तक का इलाका फतह कर लिया और साथ ही अपने नाम का खुतबा भी जारी कर दिया। आगरा के सूबे और जमुना के किनारे के इजला में भी सरकशी के इसार पैदा होने लगे। सिकंदर खान और मल्लू खान ने मालवा में बगावत बर्पा कर दी और उज्जैन के हाकम को कत्ल कर दिया। इन शोरशों और बगावतों की इत्तला पाने के बाद जब हुमायूं 1535 ईस्वी में गुजरात से मालवा पहुंचा तो यहाँ के फितना परवर इस तरह कोनों में छुप गए जैसे कभी उन्होंने बगावत की ही नहीं थी। इन बगावतों के दबने के बाद हुमायूं बड़ी हद तक मुतमईन हो गया। हुमायूं एक जंगजू होने के साथ साथ अय्याश परस्त भी था। वो जहां भी कोई फतह हासिल करता वहां ही ऐशो इशरत की महफिलें सरगर्म कर देता। इसी तरह मालवा में फतह हासिल करने के बाद उसने ऐशो इशरत की महफिलें सरगर्म कर दी। हालांकि हुमायूं को चाहिए था कि वो मालवा की बगावत को फरोग करने के बाद वक्त जाया किए बगैर आगरा पहुंच जाता, ताकि इसके आगरा में मौजूद ना होने की वजह से जो फितने जोर पकड़े जा रहे थे वो दब जाते। गुजरात, जिसे मुगल फौज ने बड़ी दुश्वारी के साथ फतह किया था, वहां हुमायूं के निकलते ही बगावतें बर्पा होना शुरू हो गईं। इन बगावतों के दो असबाब थे। पहला सबब तो यह था कि गुजराती जो कई बरसों से गुजरात के बादशाहों के जेरे असर आ रहे थे, उनको कुदरती तौर पर मुगलों से नफरत और गुजराती बादशाहों से मोहब्बत थी। दूसरा सबब यह था कि हुमायूं ने वहां जो निज़ाम हुकूमत कायम किया था वो चुस्त ना था। इन असबाब की बिना पर सारे गुजरात में आम बगावतें फैल गईं। बहादुर शाह वाली गुजरात ने पुर्तगेजियों को भी अपने साथ मिला लिया। इधर गुजरात के बादशाहों के पुराने उमरा ने अपने इलाके मुगलों से वापस लेना शुरू कर दिए। नौसारी का किला, सूरत का शहर, बड़ोच की बंदरगाह, गरज ये कि एक एक करके तमाम मकामात मुगलों के हाथ से निकल गए। गुजरात के मुगलों के हाथ से निकलने का एक फौरी सबब यह हुआ कि मिर्जा अस्करी ने शराब के नशे में मुगल फौज के अफसर गजनफर को कैद करने का हुक्म दे दिया। ये अफसर भागकर बहादुर शाह से जा मिला। चनाचे इस घर के बेदी ने अहमदाबाद पर भी बहादुर शाह का कब्जा करवा दिया। मिर्जा अस्करी 1536 ईस्वी में शिकस्त खाकर गुजरात से ऐसा भागा कि फौज को सामान समेटने की भी मोहलत न मिली। गरज ये कि मिर्जा अस्करी के उमराए सल्तनत और बची कुची फौज के साथ भागकर चंपानेर में जमा हो गए और सारा मुल्क बहादुर शाह के कब्जे में दोबारा आ गया। चंपानेर में आने के बाद मिर्जा अस्करी ने मुगल हाकम तरदी बेग पर जबर करना शुरू किया कि वो अपना सारा खजाना निकालकर इसको दे दे। इसके अलावा ये राय करार पाई कि मिर्जा अस्करी अपनी बादशाहत का ऐलान कर दे और आगरा के तख्त पर जाकर कब्जा जमा ले। तरदी बेग ने जब ये रंग देखा तो वो भी मिर्जा अस्करी का मुखालिफ हो गया। गरज ये कि बहादुर शाह ने हमला करके
चंपानेर पर भी कब्जा जमा लिया। तर्दी बेग बगैर लड़े मालो जर लेकर चंपानेर से निकल गया और हुमायूं के पास मांडू पहुंच गया और वहां पहुंचकर हुमायूं को मिर्जा अस्करी के नापाक इरादों से मुतला किया। हुमायूं को यह अंदेशा हुआ कि कहीं मिर्जा अस्करी उससे पहले पहुंचकर आगरा में अपनी बादशाहत का ऐलान न कर दे। चनाचे हुमायूं ने भी आगरा की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। इत्तफाक से चित्तौड़गढ़ के आसपास मिर्जा अस्करी और हुमायूं के लश्कर आमने सामने हो गए। हुमायूं को देखते ही मिर्जा अस्करी की बादशाह बनने की ख्वाहिश दम तोड़ गई। हुमायूं ने भी अपने भाई से इस बारे में कोई बात पुरस नहीं की और उससे सुलह कर ली और इसके बाद दोनों भाई आगरा की तरफ रवाना हो गए। हुमायूं के गुजरात से निकलने के बाद जो कुछ गुजरात में हुआ था वही सूरत हाल मालवा में भी पेश आई। जब तक हुमायूं मालवा में रहा बागी मुंह छुपाकर कोने में बैठे रहे, लेकिन जब उनको पता चला कि हुमायूं आगरा के लिए रवाना हो गया है तो सारे मालवा में बगावतें खड़ी हो गईं। भोपाल राय ने फौरन मंडू के खाली किले पर कब्जा जमा लिया। मल्लू खान और मीरा मोहम्मद फारूकी मालवा के अक्सर इलाकों पर काबज हो गए। गरज ये कि 1536 ईस्वी में बहादुर शाह को गुजरात के बाद मालवा भी मिल गया और ये दोनों सूबे जिनको हुमायूं ने बड़ी जानफशानी से फतह किया था, ये दोबारा मुगलों के हाथ से निकलकर बहादुर शाह के कब्जे में चले गए। मालवा से आगरा वापस आने के बाद जब हुमायूं को यह मालूम हुआ कि गुजरात के बाद मालवा भी बहादुर शाह के कब्जे में चला गया है तो इसका दिल टूट गया। इसके अलावा उसने हुकूमत की अंदरूनी हालत देखी तो वो और भी ज्यादा मायूस हो गया। उमराए सल्तनत जो उसकी खैर ख्वाही का दम भरते थे, इनकी वफा शारी मुतज़ल्ज़ल हो चुकी थी। मिर्जा हिंदार जिसको उसने अपना जानशीन बनाकर आगरा में छोड़ा था, वो भी आगरा और इसके गिरदो नवा की बगावतों को दबाने में कामयाब ना हो सका था। सुल्तान मिर्जा और इसके बेटे को कन्नौज और जौनपुर से तो मिर्जा हिंदाल ने निकाल दिया था, लेकिन वो बिहार में पहुंच जाने के बाद वहां शोरशें बर्पा कर रहे थे। इसके अलावा पठानों ने अलहदा एक तूफान बर्पा कर रखा था। मुगल हुकूमत छोटी छोटी खुद मुख्तार रियासतों में तकसीम हो रही थी। हर जगह लाकानूनी और बदनज़मी का दौर दौरा था। जिन इलाकों को हुमायूं ने बड़ी मेहनत के साथ फतह किया था, वो एक एक करके सब के सब उसके हाथ से निकले जा रहे थे। इन हालातों वाकयात का हुमायूं के दिलो दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि उसने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। मुल्क की बदनज़मी और बद इंतजामी के मामलात में उसने सोचना और गौर करना ही छोड़ दिया। उसका बस एक ही मशगला था कि वो अफीम खाता और महल के अंदर मस्त पड़ा रहता, यहां तक कि उसने दरबार लगाना ही छोड़ दिया। हुमायूं की इस लापरवाही का शेर शाह सूरी ने भरपूर फायदा उठाया। शेर शाह सूरी ने अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली कि एक दिन वो आया कि उसने हुमायूं को शिकस्त देकर हिंदुस्तान से बाहर कर दिया।